आज का हमारा टॉपिक आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। देखिए, बेटा संसार का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ वो परमाणुओं से मिलकर के बना। जैसे इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये भी परमाणुओं से मिलकर के बना। और दूसरा, हर पदार्थ में आवेश होता है, लेकिन कहानी क्या होती है, जैसे ये पेन, इसमें कहा जाए आवेश है कि नहीं, तो सामान्य तौर पे आप लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन इसमें आवेश है, लेकिन होते हुए भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बेटा जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश। मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश है, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश है। जब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, जिसका मतलब जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। और जब धनावेश ऋणावेश बराबर होंगे तो जो परिणाम कुल आवेश हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। ये क्या हो जाएगा, उदासीन। तो कहने का मतलब हर पदार्थ में आवेश होता है, लेकिन जितना धनावेश उतना ऋणावेश होने के कारण जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। ठीक, तो समझिएगा आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। जैसे मान लीजिए हमने, अच्छा एक चीज और, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है उस परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है। इस धनावेशित भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। और इस नाभिक के चारों बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है वो चक्कर लगाता रहता है। तो अगर हम दो अलग अलग पदार्थ के परमाणु ले लें, मान लीजिए ये पहले पदार्थ का परमाणु ले लेते हैं इधर, और एक ले लेते हैं किसी दूसरे पदार्थ का परमाणु। क्योंकि हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना, तो दोनों पदार्थों में परमाणु होंगे। तो एक हमने ये पहले पदार्थ का परमाणु लिया, इधर लिया दूसरे पदार्थ का परमाणु। अब जब परमाणु होगा तो इसके केंद्र में धनावेशित भाग होगा नाभिक के रूप में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। तो हम करते क्या है, सबसे बाहर की कक्षा ले लेते हैं, सबसे बाहर की कक्षा ले लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक ये दूसरे पदार्थ का परमाणु ले लेते हैं, इसका भी केंद्रीय भाग धनावेशित भाग होगा नाभिक के रूप में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित। इसकी भी सबसे बाहर की कक्षा ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। क्लियर? अब एक चीज ये समझिए, अभी क्या है, इस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सेम कंडीशन इसमें भी है, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो धनावेश और ऋणावेश भी बराबर है। जितना इस परमाणु में धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। वही कंडीशन इसके साथ भी है, इसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अलग अलग परमाणु हमने ले रखे हैं, हाँ तो देखिए ये पहले पदार्थ का परमाणु, इसका ये केंद्रीय भाग धनावेशित भाग जिसे हम नाभिक कहते हैं, और ये इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यही सेम कंडीशन इसमें भी है। ये दूसरे पदार्थ का परमाणु, इसका ये धनावेशित भाग नाभिक और ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। दोनों ही में कंडीशन क्या है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है।
जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। ठीक, अब थोड़ा सा इन दोनों में अंतर क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा कि इस परमाणु का जो नाभिक है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूर, समझिए। इधर ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इसकी अपने नाभिक से दूरी, और ये जो इस वाले परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी अपने नाभिक से दूरी, दोनों दूरियों में थोड़ा सा अंतर है। इस इलेक्ट्रॉन की अपने नाभिक से दूरी इस इलेक्ट्रॉन की अपने नाभिक की दूरी से अपेक्षाकृत कम, तो उसका मतलब होगा क्या, इसकी दूरी कम है यानी इसका नाभिक के साथ आकर्षण अधिक हो, और इसकी दूरी अधिक है इस वजह से इसका नाभिक के साथ आकर्षण जो होगा वो थोड़ा इसकी अपेक्षाकृत कमजोर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी बाहर की कक्षा में होता है उसका नाभिक से आकर्षण उतना ही कम होता जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास की कक्षा में होता है उसका नाभिक से आकर्षण उतना ही अधिक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा नाभिक से दूर है तो इधर जो आकर्षण है इधर आकर्षण कम है। और ये तो सबको पता ही होगा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। नाभिक हमारा धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यही कंडीशन इसमें होगी। लेकिन दूरी कम ज्यादा होने के कारण आकर्षण थोड़ा कम ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन दूर है तो इधर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण थोड़ा कम होगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से पास है तो इधर इन दोनों के बीच का जो आकर्षण होगा वो इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब यदि हम क्या करें, इन दोनों पदार्थ के परमाणुओं को आपस में घर्षण करा दें, तो हम जानते हैं कि जब कभी भी दो पदार्थों या वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो घर्षण से कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने हाथ की दोनों हथेलियों को रगड़े, क्या पाते हैं कि हथेलियां गर्म होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण हुआ, घर्षण से ऊष्मा रूपी ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो वही कहानी यहाँ पर अगर कर दी जाए कि दोनों पदार्थों के परमाणुओं का आपस में घर्षण करा दिया जाए, तो घर्षण कराने से क्या होगा? घर्षण कराने से ये होगा कि दोनों को ही ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको भी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको भी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जब दोनों को ऊर्जा प्राप्त होगी, चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से कम आकर्षित हो रहा था, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा थोड़ा स्वतंत्र है, और जब इसको घर्षण के द्वारा ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र हो जाएगा और उत्तेजित होकर के ये आकर के गिर जाएगा इस वाले परमाणु। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि पहले कंडीशन क्या थी? पहले कंडीशन ये थी कि इस पदार्थ के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। लेकिन अब क्या हुआ? इसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन था वो यहां से निकल करके इस वाले परमाणु में आ गया। तो इसमें अब क्या हुआ? इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, यानी जितना धनावेश था उतना ऋणावेश था। लेकिन जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें अब किसकी अधिकता हो जाएगी? इसमें अधिकता हो जाएगी, इसमें अधिकता हो जाएगी धनावेश की, या हम कह लें प्रोटॉन की। इसमें हो जाएगी प्रोटॉन की अधिकता, और जब प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी तो प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश। तो किसकी अधिकता हो जाएगी? ये धनावेश की तरह व्यवहार करेगी। ये वाला जो परमाणु है ये धनावेश की तरह व्यवहार करेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके गया किसमें है? इस परमाणु में। तो इसमें पहले क्या था? इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, मतलब जितना धनावेश था उतना ही ऋणावेश था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पहुंचा है, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आ जाने से अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी यानी इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये व्यवहार करेगा ऋण आवेश से। तो समझिएगा, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो पदार्थ या जिस पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आ जाता है धनावेश, और जो पदार्थ या जिस पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आ जाता है ऋणावेश। ये कहलाता है क्या? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मतलब कि यदि दो अलग अलग पदार्थ हैं, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें धनावेश आ जाएगी, और इसमें क्या होगा? इसमें ऋणावेश आ जाएगी। और कितना धनावेश कितना ऋणावेश, ये निर्भर करेगा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ये जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इस पर धनावेश आ जाएगा, और ये दूसरा पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस पर उतना ऋणावेश आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है उसका भी एक नियम होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक के रूप में मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। मतलब कभी ये नहीं होगा कि कोई एक पदार्थ 1.5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान पूर्णांक के रूप में होता है। तो ये है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि दो अलग अलग पदार्थ के यदि परमाणु हैं उनमें पहले क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन जब दोनों को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप एक पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ के परमाणु में पहुंच जाता है, जिससे एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और एक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेश की तरह व्यवहार करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वो ऋणावेश की तरह व्यवहार करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देगा या पदार्थ देगा उस पर उतना ही धनावेश आ जाएगा, और कोई पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋणावेश आ जाएगा। हाँ, तो टॉपिक बेटा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझने से पहले एक चीज हम समझ लें जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आवेशों का गुण होता है, आवेशों में गुण पाया जाता है प्रतिकर्षण और आकर्षण वाले। प्रतिकर्षण कब होता है? जब दोनों आवेश समान होते हैं। मतलब अगर एक धनावेश है उसके पास दूसरा धनावेश आएगा, अथवा तो एक ऋणावेश है उसके पास दूसरा ऋणावेश आएगा, तो इनके मध्य क्या होगा? सजातीय आवेश जो होंगे उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तथा जब विजातीय आवेश होते हैं, एक धनावेश उसके पास ऋणावेश आए या एक ऋणावेश उसके पास धनावेश आए, इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है।
तो ये चीज हमें कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में रखनी। ठीक, थोड़ा सा एक और बेटा टॉपिक में डिस्कस करना चाहूँगा जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। हमने पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो कुछ हद तक मिलता जुलता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या थे? आपको याद होगा कि यदि दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड, जैसे सपोज एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, पहले का द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2, और ये माना कि r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके मध्य आकर्षण बल F। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड अगर कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, ये जो आकर्षण बल होता है ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है अनुपाती हटाने के बाद हमें प्राप्त होता है G m1 m2 by r², जहाँ G क्या था बेटा? कैपिटल G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, न्यूटन का जो नियम है वो दो अलग अलग पिंडों के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब आ जाए यदि हम कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में दो पिंडों की जगह दो बिंदु आवेश आ जाते हैं। जैसे एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2, और बीच की दूरी r मान लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यूटन का जो नियम है उसमें दोनों पिंडों के मध्य केवल और केवल आकर्षण हो सकता है, जबकि जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम में जो दो आवेश बिंदु आवेश लिए जाते हैं उनके मध्य आकर्षण बल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश में दो तरह गुण हैं। यदि सजातीय आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियम में जो बिंदु आवेशों के बीच बल लगेगा वो आकर्षण के रूप में भी हो सकता है अथवा तो प्रतिकर्षण के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जो न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच का बल है वो केवल और केवल आकर्षण हो सकता है। क्लियर? तो अब हम आते हैं डिटेल से कूलाम के नियम में। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें न्यूटन के नियम अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो आ जाता है बेटा कूलाम। कूलाम का जो नियम है वो दो बिंदु आवेशों के लिए है। तो माना एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। तो इनके मध्य बल कार्य करेगा जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। आकर्षण बल भी हो सकता है अथवा तो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है।
और आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा ये निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। यदि दोनों सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण, विजाती होंगे तो आकर्षण। ठीक। अब जो तो कूलाम ने क्या बताया कि यदि दो बिंदु आवेश जो कि परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों का परिमाण क्या है? एक को हमने Q1 माना है, एक को Q2 माना है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F is directly proportional to the multiplication of Q1 into Q2। ठीक। जैसे न्यूटन का क्या था, चलिए उसको भी साथ साथ देखते जाते हैं। न्यूटन का क्या था कि बल जो था वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था, और यहाँ क्या हो जाता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, काफी मिलता जुलता। उसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, मतलब दूसरा फैक्ट क्या था इसी नियम का, कि जो इनके बीच की दूरी द्रव्यमानों, दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग की क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। वही कूलाम ने भी बताया कि दोनों बिंदु जो बल होगा वो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब जानते ही हम लोग कि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा, दूरी घटेगी बल बढ़ेगा, जानते। ठीक। अब दोनों कंबाइन कर दे, इक्वेशन मान लो, इक्वेशन मान लीजिए। दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू द Q1 into Q2 by R²। फिजिक्स का रूल हम लोग जानते हैं, जब भी ये साइन आता है इसको रिमूव करके कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे के। कांस्टेंट क्या लेंगे, के Q1 Q2 by R²। जहाँ के क्या होता है, एक नियतांक है, जिसे हम कहते हैं कूलाम नियतांक। और के का मान निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। बाद में वायु या निर्वात के लिए के का मान के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, 1/4 पाई, इसको पढ़ते हम लोग एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह ये रख दें तो फार्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो ये हुआ हमारा कूलाम का नियम। तो एक बार समझ ले कूलाम ने क्या बताया कि यदि कोई दो बिंदु आवेश हैं और वो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन बिंदु आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं कूलाम का नियम।